Okay. Good afternoon all. How are you? How are you? आपका नाम बेटा? अक्षय। डिमांड फोरकास्टिंग चल रहा था। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? फटाफट एक रिवीजन करेंगे। बताइए। अनुमान लगाना आगे। टू फोरकास्ट अबाउट द डिमांड। डिमांड के लिए फोरकास्ट करना कि नियर फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, बढ़ेगी या कम होगी, उसे हम डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं, राइट। फिर हमने क्या किए? मेथड्स किए थे। पहला मेथड क्या था? बताओ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन में हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, हम उनसे क्वेरी करते हैं कि क्या आप मेरे प्रोडक्ट को परचेज करोगे, क्या इसकी डिमांड होगी या नहीं होगी। इसके कुछ फर्दर सब मेथड्स हमने किए थे। वो क्या क्या थे? कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, वेरी गुड रोहन। सैंपल सर्वे मेथड, वेरी गुड नंदिनी। एंड यूज मेथड, वेरी गुड प्रवेशिका। कंप्लीट इन्यूमरेशन जैसे नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है, कंप्लीट यानी इसमें हम क्या करेंगे? और जितने भी हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, हम उन सभी से क्वेश्चन करेंगे, लाइक क्या आप मेरे प्रोडक्ट, अगर जो भी प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, क्या उसको परचेज करोगे? यस और नो, जो भी हमें आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम डिमांड फोरकास्ट करेंगे। सैंपल सर्वे में हम क्या करेंगे? एक सेलेक्टिव सैंपल, या हम कह सकते हैं कि कुछ सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर बीइंग सेलेक्टेड। कैसे? रैंडमली? नहीं, नॉट रैंडमली, स्टैटिस्टिकली सोच समझकर हम एक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और उनसे हम क्वेरी करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल सर्वे मेथड। थर्ड मेथड है एंड यूजर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इनपुट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर तीन हमारे कोई पीपल हैं, एक मैन्युफैक्चरर है, एक कोई मिडलमैन होगा और एक एंड यूजर यानी जो फाइनल उसको कंजम्पशन करेगा, तो हम क्या करेंगे? हम बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, बीइंग अ प्रोड्यूसर, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा इनपुट क्या होगा। मेरा इनपुट जो होगा वो किसी सेकंड का, मिडलमैन का क्या होगा? डिमांड होगी, है ना। तो वो मेरे लिए इनपुट होगा, हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पर क्या करेंगे? डिमांड को फोरकास्ट करेंगे। सेकंड मेथड कौन सा था? वेरी गुड, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। इसको अदरवाइज और क्या बोलते हैं? ग्रासरूट अप्रोच, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड। इसमें हम फोकस किस पर करते हैं? सेल्स फोर्स पर, क्योंकि जो सेल्स फोर्स है, सेल्स पर्सन है, वही हमारे कस्टमर से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। क्योंकि सेल्समैन से ही हम कांटेक्ट करते हैं ना, एज बीइंग अ कस्टमर। हम अगर किसी शॉप पर जाएंगे तो सेल्समैन के साथ ही हम इंटरेक्ट करते हैं कि ये मेरी नीड है, ये मुझे चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो सेल्स फोर्स जो है वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या ओनर को वो इंफॉर्मेशन देगा और डिमांड के बारे में बताएगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है। फिर जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? दोनों के व्यूज, कौन से दोनों व्यूज? ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, ये नाम याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव समझाने के लिए आपको क्या याद रखना है? ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। ये दोनों थिंकिंग तरीके के लोग हैं जो जिनके व्यूज को वो सेलेक्ट करेगा, फिर उसको रिव्यू करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ द गुड, कि अगर प्राइस बढ़ती है या घटती है, हम कैसे उसका रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, जो फैक्टर्स आपने पढ़े हैं डिमांड के, वही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। उन सबको ध्यान में रखते हुए जो मैन्युफैक्चरर होगा वो डिमांड को
फोरकास्ट करेगा। गॉट इट? यहाँ तक थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड मेथड एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। इसमें हम किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन का ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पर हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। सिंपल मेथड। फोर्थ मेथड था आपका स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, जिसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, ग्राफिकल और मैं बोल सकती हूँ लीस्ट स्क्वायर मेथड, और यहाँ पर है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल के ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में हम ये करते हैं कि ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, उस बेसिस पर हम अपनी डिमांड को फोरकास्ट करते हैं कि अगर एवरी ईयर मेरा जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ है तो यस प्रोबेबली जो कमिंग ईयर है उसमें भी इंक्रीज होकर ही आएगा। तो अगर ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकल है, और लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। ग्राफिकल को एक नाम और है फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड हम बोल सकते हैं। लीस्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, हम जो ग्राफ है उस पर बहुत सारे जो भी पॉइंट्स है उनको प्लॉट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो उन सारे मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करता होगा। ठीक है। रिग्रेशन में हम इक्वेशन लेते हैं, x एंड y वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स के थ्रू हम इक्वेशन बनाते हैं। वेरिएबल्स कौन से होंगे? x एंड y। वेरिएबल x क्या होगा? डिपेंडेंट, और वेरिएबल y विल बी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या आता है? क्वांटिटी। वेरी गुड। और y में अदर फैक्टर्स जो भी रिस्पांसिबल होंगे डिमांड को इन्फ्लुएंस करता होगा। ठीक है। इसके थ्रू हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन से हमें x मिल जाएगा, x इज क्वांटिटी डिमांडेड, उससे हम फोरकास्ट कर देंगे। नेक्स्ट मेथड क्या था? फिफ्थ मेथड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। इसमें क्या है, जब भी हम किसी सेल्स पर्सन के पास जाते हैं या मींस किसी शॉप पर जाते हैं तो जो सेल्स पर्सन वहां पर होता है उसके पास कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो उस न्यू प्रोडक्ट को हम एक बार ट्राई करने के लिए बोलता है। ठीक है। तो उस ट्राई करने के लिए जब हमें इंसिस्ट करता है तो कभी ना कभी हम उसको परचेज करेंगे, या उसको ट्राई करने के बाद जो हम उनको रिव्यू दे रहे हैं कि यस द प्रोडक्ट वाज गुड, आई विल परचेज और नॉट, तो उसके बेसिस पर डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट मेथड क्या था आपका? बैरोमेट्रिक मेथड। बैरोमेट्रिक मेथड में जैसे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बैरोमीटर से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अर्थक्वेक कब आ रहा है। ठीक है। डिजास्टर्स की जो है वो एक प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे उनको मैनेज करना है। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पर ये देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो जो प्रोड्यूसर है वो इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करता है। क्लियर है सारे मेथड्स? देन वी हैव स्टार्टेड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में था कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था, कोई पर्टिकुलर आउटलेट है, फैक्ट्री आउटलेट में आप गए, सेल्स पर्सन से आपने कहा कि मुझे कुछ अच्छा सा टॉप दिखा दो। ठीक है। वो कहता है कि मैम देखिए अभी नया ट्रेंड में आया, हमने एक नया लॉन्च किया है, तो ये वाला एक उनका आपने देखा होगा अलग पोर्शन होता है, एक जो पहले से जो चले आ रहे हैं और एक न्यू कलेक्शन जो आया है, तो वो उसका अलग वो बनाते हैं, एरिया बनाते हैं कि यहाँ पर आपका न्यू कलेक्शन मिलेगा, यहाँ पर आपके सेल के आइटम मिलेंगे। कभी मॉल में गए हो तो वहाँ पर ट्राई करना, आप जब जाओगे किसी भी शोरूम में एंटर करोगे तो वो आपको मिलेंगे कि सेल वाले आइटम एक जगह रख देंगे कि इस पे ऑफर चल रहा है, इस पे सेल है, डिस्काउंट है, और जो फ्रेश कलेक्शन है वो अलग होगा। तो वहाँ पर आपको कहेंगे कि देखो मैम ये फ्रेश आया। अगर आप स्टोर पे नहीं जाते हो, नॉर्मली जब शॉप पे भी परचेज करने जाते हो कि मैम देखो ये तो पुराना फैशन हो गया, अब ये ट्राई करके देखो, तो आप एक बार देखोगे, उसको ट्राई करोगे, तो हो सकता है आपको पसंद आ जाए तो आप परचेज कर लोगे। बेकरी पे जाते हैं, किसी स्वीट शॉप पे जाते हैं, तो कहेंगे आप ये मिठाई टेस्ट करके देखो, पसंद आए तो लेना वरना मत लेना। तो मिठाई टेस्ट कराते हैं ना, ये तो बहुत कॉमनली होता है। आप कहीं भी स्वीट्स लेने जाते हो तो आपको टेस्ट कराते हैं कि ये नई मिठाई आई है, देखो ये हमने नया ट्राई किया। और ये कलेक्ट इसे हम ये जो भी ये होते हैं ना कि ट्राई करने के लिए बोलते हैं ये सब कुछ,
तो ये क्या होता है, उनकी पर्टिकुलर शॉप पे ही होता है ना, तो कंप्लीटली उनके कंट्रोल में है। आप ऐसा नहीं है आपको कोई मटेरियल दे दिया कि आप घर ले जाओ, ट्राई करके देखना, अच्छा लगे तो रख लेना, फिर आगे पैसे देके जाना, ऐसा होता है। मिठाई तुलवा के ले जाओ, अरे भैया इनको ना 1-2 किलो 10-5 किलो दे दो मिठाई, अच्छी लगेगी तो पैसे दे जाएंगे आके, नहीं तो भैया हमारे वापस दे जाओ मिठाई, नहीं होती ना। वही पर्टिकुलर शॉप पे ही आपको ट्राई करने के लिए दिया जाता है, आपको एज अ सैंपल दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा मेथड, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो फुल्ली एंड कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है, उसके थ्रू हमारे डिमांड में हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। इसको मार्केट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम इससे कर रहे थे डिमांड डिस्टिंक्शंस, यानी कि आपकी डिमांड के टाइप्स या प्रोडक्ट की टाइप्स की कौन कौन से गुड्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस? प्रोड्यूसर गुड्स, हाँ बताओ नीलांश। रोहन कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड आप बोल सकते हो जो प्रोडक्शन के काम आता है ना, और कंज्यूमर गुड जिन्हें हम कंजम्पशन के लिए लेकर आते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स के लिए, प्रोड्यूसर गुड्स में ऐसे गुड्स भी हो सकते हैं जो एज अ प्रोड्यूसर गुड भी काम आएंगे और एज अ कंज्यूमर गुड भी काम आ सकते हैं। आपने कल की वीडियो देखी बेटा? नहीं देखी है? आज ही आए हो आप? अच्छा, जिस दिन मैं नहीं आई थी। तो प्रोड्यूसर गुड में प्रोड्यूसर गुड्स भी आ सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी आ सकते हैं। हमने एग्जांपल क्या लिया था? स्टील का एग्जांपल लिया था कि स्टील है, ठीक है, स्टील क्या होगा हमारा? प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि ऐसे गुड जिनसे हम प्रोडक्शन करके कोई नया गुड बनाए उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड। अब स्टील है, स्टील को एक प्रोसेस में डाल के आप इसको प्रोडक्शन करोगे, क्या बनाया आपने? मशीनरी बनाई, मशीनरी बनाई, हाँ आइसक्रीम की, आइसक्रीम मशीनरी बनाई, और इससे आपने फाइनल गुड क्या बनाया? आइसक्रीम। तो जो हमारा आइसक्रीम है ये कैसा गुड है? कंज्यूमर गुड। क्यों? आइसक्रीम को हम डायरेक्टली जो भी परचेज करेगा उसको कंज्यूम करेगा, जो भी खरीदेगा वो खाएगा, है ना। और स्टील को जो परचेज करे खाएगा, या एज अ रॉ मटेरियल कुछ हम यूज करेंगे तो वो प्रोडक्शन के ही काम में आएगा। तो हमने स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्शन किया और एक मशीन बनाई, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड। सेकेंड गुड्स कौन से थे? ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। बताओ ड्यूरेबल गुड्स क्या थे? बुक रीडिंग कर ली थी ना आपने इसकी? सेकेंड है हमारा ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? जिन्हें हम एक बार से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज। सेमी ड्यूरेबल, हाँ सेमी ड्यूरेबल आप पूछ रहे थे ना, वो रह गया था अपना। पर वो भी तो एक बार से ज्यादा यूज हो सकते हैं। पर कंप्लीटली आप उसको यूज नहीं कर सकते ना, एक लिमिट होती है कि आप उन कपड़ों को, हाँ एक लिमिट है, देखो कुछ पर्टिकुलर या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप जिन्हें यूज कर सकते हो। जैसे बुक्स है, बुक्स को आप ऑल टाइम यूज नहीं कर सकते हो। आप कहने को तो आप ये भी कहोगे कि मैम वो तो नॉन ड्यूरेबल है, एक बार हमने पढ़ लिया, बार बार थोड़ी की बुक पढ़ेंगे, हो सकती है ना। बुक को तो एक ही बार पढ़ोगे, फेल होगे, या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही तो कितना पढ़ोगे उसको। ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स पे आते हैं, जैसे बुक्स है, आपके क्लॉथ्स हैं, है ना, इनको कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद आपको डिस्कार्ड करने ही पड़ेंगे। वो आते हैं हमें हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। तो ड्यूरेबल में जिन्हें हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, और नॉन ड्यूरेबल जिन्हें एक बार भी यूज कर सकते हैं, एक बार के बाद वो खत्म, जैसे मिल्क, पेट्रोल और
तो ये गुड्स है हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हमने बात की थी यहाँ पर कि क्या मैं मशीन को ये बोल सकती हूँ कि ये ड्यूरेबल गुड है और एक प्रोड्यूसर गुड भी है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स हैं ये प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू अगर आता है आपका तो आप कह सकते हो कि हाँ जो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं वो हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आगे चलें। प्रवेशिका जी पढ़े। आज मैं बदलाव पढ़ाऊंगी। आज मैं अच्छा खासा खा रखा है तो मैं आराम से सोऊंगी पीछे बैठ के। सो रही हूँ मैं कि प्रवेशिका। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मिल्क इज अ डैश गुड। ऑप्शन को सुनो और मैंने कहा प्रॉम्प्टली आंसर मत दिया करो, जिससे मैं पूछूंगी वही आंसर देगा। सबका चांस आना चाहिए ना। मिल्क इज अ डैश गुड। ऑप्शंस आर कंज्यूमर गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड, कंज्यूमर गुड। सेकेंड ऑप्शन है नॉन ड्यूरेबल गुड। ऑप्शन सी ईदर ए और बी। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। लोकेश नाम है ना आपका? लक्ष्य। हाँ लक्ष्य, बताओ क्या हो सकता है? बोथ ए एंड बी। समझ में आ रहा है आपको? ये टॉपिक कल स्टार्ट करा दिया था हमने। ठीक है, तो ये अभी तक जो हुआ था वो रिविजन था। आपको अगर समझ नहीं आया है तो फिर हम बाद में लास्ट में ही रिपीट करा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? बोथ ए एंड बी। इसीलिए आपको ये बताया था, ये बुक में नहीं है गिवन कि प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। थर्ड है आपका डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। सुना है कभी डिराइव्ड डिमांड? देखिए बुक में क्या लिखा है? The demand for a commodity that arises because of the demand for some other commodity called as parent good, which is also called as derived demand. समझ आया? ऐसी डिमांड जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड होने पर डिमांड होती है। ऐसे कौन से गुड्स होते हैं? आपने कुछ पढ़ा भी था ये, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। वेरी गुड। एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। एग्जाम्पल देखो, द डिमांड फॉर सीमेंट इज डिराइव्ड डिमांड बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू बिल्डिंग एक्टिविटी। समझ आया क्या कहा है यहाँ पर? जो डिराइव्ड डिमांड है, the demand for producer good or industrial input is derived demand. Also the demand for complementary good is derived demand. यहाँ पर देखो इसने क्या कहा है derived demand को? दो कंडीशंस बता दी कि जो producer good है वो भी derived demand में आती है और जो complementary good है वो भी derived demand में आती है। अगर मैं बात करूँ इसको एज अ complementary good, complementary goods क्या होते हैं? कार एंड पेट्रोल और प्रिंटर एंड इंक एंड पेन। बोलो देवी देवता हो। एग्जाम्पल्स माइंड में आने चाहिए तुरंत। जब प्रॉम्प्टली आंसर करना चाहिए तो बोलते नहीं हो, और जब बोलती हो बोलना मत तब बोलते हो। पानी पियोगे? ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है एक्स्ट्रा?
इलैबोरेट करने की जरूरत है, हम बार बार रिपीटेटिवली पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकेंड इसने क्या कहा, सेकेंड बात की हमने प्रोड्यूसर गुड्स की, कि जो हमारे ड्राई डिमांड है वो प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। अब देखिए कैसे, इसी का एग्जांपल लेते हैं। इसमें एग्जांपल क्या दिया है, सीमेंट और बिल्डिंग सीमेंट क्या काम आया, बिल्डिंग बनाने के बिल्डिंग बनाने के। तो सीमेंट यहाँ कैसा गुड हो गया, प्रोड्यूसर गुड। जैसे स्टील था, स्टील से हमने मशीन बनाई, मशीन से फिर हमने कुछ प्रोड्यूस किया, तो कुछ बनाने के लिए जो यूज होता है एक प्रोडक्ट को, उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड। तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमने सीमेंट का यूज किया, तो ये हमारा प्रोड्यूसर गुड भी हुआ। समझ आया एग्जांपल। तो हम कह सकते हैं जो डिराइव डिमांड है वो कैसी डिमांड है, किसी अदर प्रोडक्ट, यहाँ पे डिमांड किसकी हुई थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग्स की डिमांड हुई थी, लेकिन इसकी वजह से सीमेंट की डिमांड बढ़ी, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए भी नीड सीमेंट। तो सीमेंट हमारा प्रोड्यूसर गुड हुआ, डिराइव डिमांड भी, किसी की वजह से डिमांड बढ़ जाना, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिराइव डिमांड। वहीं ऑपोजिटली ऑटोनॉमस डिमांड कैसी होगी, इंडिविजुअल, जिसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। चलो अगर मैं कहूं पिज्जा, पिज्जा कैसा डिमांड है, कैसा गुड है, सॉरी प्रोड्यूसर गुड है या कंज्यूमर गुड है, किसी कारण की वजह से डिमांड होना, मुझे भूख लगी तो मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, तो भी किसी कारण की वजह से डिमांड किया ना, तो कंज्यूमर गुड होगा या प्रोड्यूसर गुड होगा। मैं घूमने गया, घूमने की इच्छा हुई इसलिए मैं घूमने गया। सोचो सोचो, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं किए। मुझे आलू का पराठा खाने का बड़ा मन हुआ, तो मैंने आलू का पराठा खाया, मन हुआ, भूख लगी तो खाना खाया ना, कुछ कारण की वजह से कुछ डिमांड की मैंने, नहीं नहीं आया, नहीं समझ आया, क्यों मैं बताऊं। पिज्जा, मैंने कहा पिज्जा खाया या आलू का पराठा खाया, मुझे भूख लगने पर हुई, वो कोई पर्टिकुलर क्या नहीं है, इन यूनिट्स में, इन क्वांटिटी में आप उसको मेजर नहीं कर सकते, वो आपकी डिमांड नहीं है। भूख लगना इज अ फीलिंग, घूमने जाने का मन करना इज अ फीलिंग। तो ऑटोनॉमस जो डिमांड है वो ऐसी डिमांड होगी जो हमें इंटरनली कोई फील आती है कि ये मुझे करना है, तो हम डिमांड प्लेस करते हैं। तो वो कैसी डिमांड होगी, ऑटोनॉमस डिमांड, ठीक है, स्पेलिंग ठीक लगे ना, ऑटोनॉमस डिमांड। हाँ, और ये डिराइव डिमांड कैसी होगी, एक प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड का ना। डिफरेंस समझ में आया। ऑटोनॉमस क्या है, इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल फीलिंग उससे होती है कि यू फील लाइक टू हैव समथिंग या टू डिमांड समथिंग, कुछ फील आना इज ऑटोनॉमस डिमांड। फोर्थ डिमांड, फोर्थ टाइप कौन सी है, डिमांड फॉर फर्म्स, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री डिमांड। The term industry demand is used to denote the total demand for the products of a particular industry, and the demand for firms product denotes the demand for the products of a particular firm. देखिए, firms demand and industry demand, firm और industry में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा। Anyone else? और कौन, लक्ष्य, रोहन, यस। इंडस्ट्रियल सीमेंट का एग्जांपल ले लो, इंडस्ट्री में सीमेंट बहुत महंगा होता है, और हम इसके सजेशन इंडस्ट्री सीमेंट कर रहे हैं। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बट आई गेस तुम्हें समझ में आ रहा है। नीलांश, वुड यू लाइक टू हैव अ ट्राई। मुस्कान, इंडस्ट्री डिमांड
टोटल प्रोडक्ट है, टोटल डिमांड जो तुम करना चाह रहे हो, तो फर्म डिमांड होती है, तुम सिर्फ जो अपने फर्म की डिमांड करना चाह रहे हो। एग्जैक्टली। प्रवेशिका कुछ और थॉट देना चाहते हो? नंदिनी? सिंगल प्रोडक्ट की डिमांड करती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल गलत बोला। पर्टिकुलर क्या कह रहे हो? पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड। एक प्रोडक्ट की जैसे फर्म है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसकी डिमांड करे तो वो फर्म डिमांड होगी, लेकिन कलेक्टिवली जो बहुत सारी फर्म की डिमांड करते हैं वो इंडस्ट्री। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो फर्म हम बोल सकते हैं एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, और इंडस्ट्री क्या होगी? कलेक्शन ऑफ ऑल फर्म्स। मैं कहूँ मुझे टाटा कंपनी की स्टील परचेज करनी है, तो वो क्या होगी? फर्म डिमांड होगी। और मैं कहूँ पूरे इंडिया में जहाँ से भी मुझे परचेज करनी पड़े मैं वहाँ से परचेज करूँ, पर्टिकुलर फर्म का नाम नहीं ले लूँ, तो वो होगी हमारी इंडस्ट्री डिमांड। या अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, आप यहाँ पर सीए स्टार्टर्स में पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, आपकी डिमांड है इकोनॉमिक्स पढ़ना फ्रॉम सीए स्टार्टर्स, दिस इज फर्म्स डिमांड। आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, इंडिया में इतने सारे टीचर्स है, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, कोई ना कोई तो इकोनॉमिक्स और पढ़ाता होगा ना, तो उसकी डिमांड क्या कहलाएगी? इंडस्ट्री डिमांड। फर्म एक सिंगल यूनिट होती है, इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फर्म्स या कलेक्शन ऑफ ऑल फर्म्स। समझ आया? और एग्जांपल लें, मोबाइल फोन, सैमसंग मोबाइल फोन, फर्म डिमांड, ठीक है। एनी मोबाइल फोन, इंडस्ट्रियल डिमांड। कार, मारुति कार, फर्म डिमांड, या एनी कार या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो हम बोलते हैं उसे। जैसे मैंने कहा सैमसंग का फोन, तो पर्टिकुलर ब्रांड मैंने बोला, वो हो गया फर्म। मैं कहूँ मोबाइल इंडस्ट्री से कोई भी मोबाइल, तो वो कंप्लीट इंडस्ट्री हो गई जिसमें सैमसंग भी आ गया और जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे ब्रांड्स आ गए, नोकिया, सैमसंग और ये जो भी हैं छोटे मोटे बड़े छोटे जैसे भी हैं, ठीक है। समझ आया? फर्म्स डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड क्लियर हो गया? आगे चलें। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड refers to the demand with its immediate reaction to changes in products price of related goods, ability and consumption pattern, etc. Long run demand refers to the demand who exists over a long period of time. देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए, शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन डिमांड। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपके पास एसी है, टीवी है, ठीक है, फ्रिज है, और क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है आपके पास, विजिबल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, और क्या चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, ट्यूबलाइट हो गए, फैंस वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब इसमें कवर हो जाएगा, ट्यूबलाइट, फैंस और इंडक्शन है। समझ गए? नहीं क्लियर करूँगी तो मेरे को। और बाकी सारी चीजें जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम उसको चलाते हैं, जैसे चार्जिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब देखो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या कह रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर अब सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट्स हैं वो नॉर्मल है, जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स नॉर्मल हैं। से फॉर एन एग्जांपल अगर एक यूनिट के लिए 10 रुपीज है तो 10 रुपीज ही है, तो आपका कंजम्पशन कैसे होगा, कैसे यूज करोगे उसको। प्रैक्टिकल एग्जांपल है भाई, बताओ, थोड़ा दिमाग में जोर डालो। नहीं समझ आया क्वेश्चन? इलेक्ट्रिसिटी हर कोई यूज करता है घर में, बिजली का सामान सबके घर में है ना भाई, है ना, सबके घर में है ना। टीवी चलाते हो, पंखा चलाते हो, ट्यूबलाइट है, सबसे मेन फोन चार्ज करते हो ना। किसी के घर इंडक्शन भी है, वो इंडक्शन प्लेट होती है जिसपे हम खाना बनाते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स है जगह जगह,
एसी है, किसी के घर पे कूलर है, किसी के घर पे ट्यूबलाइट है, किसी के घर पे बल्ब है। अब समझ आया? अब मैं ये बोल रही हूँ सब इलेक्ट्रिसिटी से यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट हैं, अगर मैं कहूँ वही कॉन्टिन्यूअस रेट है, या चलो क्वेश्चन चेंज किया, इलेक्ट्रिसिटी के रेट जो आपके 10 थे अब वो 7 रुपीज हो गए, कम हो गए, इलेक्ट्रिसिटी रेट कम हो गए। क्या करोगे? पहले सिर्फ आप जरूरत की चीजें, भैया गर्मी बहुत है, एसी में तो कूलर तो चाहिए, ये तो नीड हो गया, हम नीड यूज कर रहे हैं। फ्रिज चाहिए, खाना खराब हो जाएगा, है ना, और चार्जिंग पॉइंट तो चाहिए, और ट्यूबलाइट और फैन चाहिए, ये यूज कर रहे थे, कम हो गया। मामा सिलेंडर महंगे हो गए, वो यूज मत करो, इंडक्शन प्लेट यूज करो। ये सब में यूज करना शुरू कर दोगे, सब यूज करोगे तो ये क्या है? इमीडिएट इफेक्ट है। शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर चेंजेस आ गया प्राइस में, वो सारे फैक्टर्स याद करो, जब तक डिमांड चलेगा वो फैक्टर्स घूमते रहेंगे। अपने प्रोडक्ट की प्राइस है या रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस है, या और जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें अगर चेंज आया तो शॉर्ट रन में हम बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्ड करते, इफेक्ट जो है वो इमीडिएटली दिखेगा। प्राइस कम होते ही आप लोग तुरंत ये सब यूज करना शुरू कर दोगे। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, आप प्रॉपर क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, वेट करोगे। जैसे हमने एक एग्जांपल पहले भी क्या दिया था, ये पढ़ चुके हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, अगर याद आ रहा हो तो। कार का पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, रात को मोदी जी आए टीवी पे, मित्रों पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, मैंने दुगना कर दिया है तुम लोगों के लिए। तो मन की बात करता हूँ, दुगना कर दिया है पेट्रोल, क्या करेंगे? इमीडिएट इफेक्ट, रात को ही लाइन लग जाएगी पेट्रोल पंप पे कि कम से कम एक बार तो टैंक फिल करा ले कम प्राइस में, 12 बजे के बाद ही तो बढ़ेंगे, लाइन लग जाएगी। वो क्या है? इमीडिएट इफेक्ट। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में अब इतना सारा तो हम स्टोर करके नहीं रख सकते, लॉन्ग रन में कोई और ऑप्शन सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हम क्या करते हैं, कारपूल करके चलते हैं। 2 दिन तू अपनी कार लेके आई और 2 दिन मैं अपनी कार लेके चलूंगा। कहीं ट्रिप पे जाना है, सीएनजी में कन्वर्ट करा लिया, डीजल में कन्वर्ट करा लिया, या कोई नई कार परचेज कर ली जो सीएनजी ऑपरेटेड हो, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड कोई हमने कार परचेज कर ली या स्कूटर परचेज कर लिया। तो लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम प्लान कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो इमीडिएट इफेक्ट आ रहा है उसे हम कहेंगे शॉर्ट रन, और जो बाद में आराम से हम प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं दैट विल बी लॉन्ग रन डिमांड। समझ आया? क्लियर है? डिमांड डिस्टिंक्शंस जो है आपके गुड्स के वो यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट। होमवर्क करके आए हो? यस मैम। क्या होमवर्क दिया था? डिमांड डिमांड डिस्टिंक्शन तो खैर मैंने नहीं बोला था, फैक्टर्स बोले थे कि फैक्टर्स जो है वो पढ़कर आ रहा है, ठीक है। चलिए फैक्टर्स कर लेते हैं अभी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं बताइए? ऐसे नहीं, एक एक जो समझ में तो आए, सुनने वाले को समझ आना चाहिए ना। अब कोई नहीं बोलेगा जो सिंगल यूज में खत्म हो जाते हैं, जो सिंगल यूज में खत्म हो जाते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, समझ में आया ये है क्या? कौन से फैक्टर्स की बात कर रहे हैं? जैसे हमने बात किए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, कि डिमांड को भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है कुछ फैक्टर्स की वजह से। ऐसे अभी हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड पे कुछ कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इसमें हम बात करेंगे डिस्पोजेबल इनकम।
डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कैसे इनकम होते हैं? जिसमें से कॉर्पोरेट टैक्स बचा है। वेरी गुड। ऐसी इनकम देखो, फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम जो है 20,000 है, ठीक है, 20,000 किसी पर्सन की इनकम है, उस पर उसके टैक्सेस बन रहे 1,000, तो 19,000 जो होगी उसकी डिस्पोजेबल इनकम होगी। यानी इनकम में से हम टैक्स को जब डिडक्ट कर देंगे तो जो बचेगी इनकम वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होगी। और अब इस इनकम में से मैं कुछ भी एक्सपेंसेस कर सकती हूँ, इसमें से मैं कुछ भी खर्च या एक्सपेंस कर सकती हूँ, तो उससे मैं कहूँगी डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर हुआ डिस्पोजेबल इनकम? तो डिस्पोजेबल इनकम से कोई इफेक्ट हो सकता है डिमांड पर? यस मैम, हाउ? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड। समझ रहे हो? लॉ ऑफ डिमांड याद करो, इनकम के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या है? ऐसी इनकम है जिसमें आप खर्च कर सकते हो। आपने उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल दिया। इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है, ये तो बोला आपने। कम हो जाती है, इंटेलिजेंट हो गए हो एक तो। चलो, इनकम क्या होती है? इनकम के बढ़ने पर हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है और कम होने पर डिमांड कम हो जाती है। अब ये हमारी टोटल इनकम है, ठीक है। वही अगर मैं कहूँ मेरी 50,000 इनकम है और उसमें से 5,000 मैंने टैक्स निकाल दिए, तो मेरी कितनी बच गई इनकम? ये कैसी इनकम होगी? डिस्पोजेबल इनकम, जिसे मैं कैसे भी किस भी मर्जी से उसको स्पेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये इनकम मेरे लिए स्पेंड करने लायक है। अगर ये मेरी इनकम ज्यादा है तो ज्यादा डिमांड प्लेस करोगे, समझ रहे हो? तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का क्या कनेक्शन है यहाँ पर? नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है? मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, डिस्पोजेबल इनकम की हम बात कर रहे थे, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम की हम लोग बात कर रहे थे। डिस्पोजेबल इनकम वो जो इनकम में से टैक्स डिडक्ट कर देंगे तो डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। तो सेम फंडा, इनकम के बढ़ने पर हम डिमांड ज्यादा करेंगे। कॉमन सी बात है, नॉन डिस्पोजेबल इनकम हमारी कुछ भी हो सकती है, नेसेसिटी गुड्स भी हो सकती है ना, मिल्क है, कुछ भी हो सकता है हमारा प्रोडक्ट। तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगी, तो इस इनकम का भी इफेक्ट पड़ेगा ना, समझ गए? इस इनकम का इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, आप लोगों ने घर से पॉकेट मनी मांगी, ठीक है, आपको कोई झूठ पकड़ा गया, आपके छोटे बहन भाई ने कहा पैसे दे, मैं तभी चुप रहूंगा। अब इनकम तुम्हें पॉकेट मनी मिली 1,000, अब अपने छोटे बहन भाई का मुंह बंद करने के लिए तुमने उसे दे दिए 200 रुपये। कितने दिलदार हो, सोचो, 200 रुपये उसको दे दिया, बचे कितने? 800। अगर वो नहीं मांगता तुमसे तो 1,000 रुपये कहीं और ज्यादा खर्च करते। अब कम है तो कम खर्च करोगे, फिर भी कम है। गारंटी नहीं है। कोई गारंटी किसकी नहीं है? तो उसको ज्यादा दे देना कि मैं 200 रख लेती हूँ, तू सारे रख ले, उसको ज्यादा दे देना। ये समझ नहीं है, मतलब डिस्पोजेबल अलग समझ आ गया और नॉन ड्यूरेबल अलग है। इसको भी भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, इसको कुछ मत समझो। डिमांड याद था, लॉ ऑफ डिमांड समझ आया था, उसमें हमने एक इनकम फैक्टर पढ़ा था, वो समझ में आया। इनकम क्या था? इनकम बढ़ेगी मेरी तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगी, ठीक है। अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मैं कम डिमांड करूंगी। वहाँ पे हमने सिर्फ इनकम की बात की थी, अब हम बात करें डिस्पोजेबल इनकम। डिमांड की जगह हम बात करें नॉन ड्यूरेबल डिमांड। नॉन ड्यूरेबल कौन सी डिमांड है? जिन्हें एक बार खरीदेंगे, यूज करेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, समझ गए? अगर मुझे मिल्क खरीदना है तो मेरी डिमांड ज़्यादा, इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो मैं मिल्क की डिमांड ज़्यादा करूँगी। पेट्रोल है, आप 100 रुपये में पेट्रोल भरवाते हो, चाहे उसके प्राइस कुछ भी हो, है ना। तो अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगी। समझ में आ रहा है या अभी भी नहीं आया समझ में? नंदिनी, नींद भी आ रही है? समझ आया? इन शॉर्ट, आपकी डिमांड बढ़ने पर, सॉरी, आपकी इनकम बढ़ने पर आपकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? प्राइस। ये जो फैक्टर्स है मैंने आपको पढ़ने के लिए क्यों बोला था? क्योंकि ये जो आपने पढ़ा है ना, सब कुछ वही है,
सब कुछ वही है, इसलिए बोला था कि एक बार रीड आउट करके आना। यहाँ पे सिर्फ देखो टर्म्स चेंज करनी है, नाम चेंज कर दिया है। इनकम की जगह डिस्पोजेबल इनकम, वहां पर भी वही था कि मेरी इनकम बढ़ेगी, यहाँ पे सिर्फ आपने उस इनकम में से टैक्स दे दिया है। अब आपकी डिस्पोजेबल इनकम रह गई है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोज ऑफ करना, खर्च करना, उसको खत्म कर देना। हाँ, तो अब ये मेरा हक है, 19,000 में कैसे मर्जी खर्च कर सकती हूँ। सरकार को जो चाहिए था टैक्स के रूप में वो मैं टैक्स दे चुकी हूँ, अब मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकता, जैसे मर्जी मैं उसको खर्च कर सकती हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्राइस। प्राइस और वही अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड, प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ जाएगी। थर्ड क्या है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी भी वही है, आपने पॉपुलेशन पढ़ा था, Yes. कंपोजिशन सेम वही है। डेमोग्राफी इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। वुड यू लाइक टू रिपीट जो नहीं थे? नीलांश देखिए, पॉपुलेशन हमने पढ़ा था फैक्टर्स में, उसमें हमने कंपोजिशन की बात की थी। कंपोजिशन में क्या क्या आते हैं? एज, जेंडर, हमने इनकी बात की थी। एज और जेंडर के बेसिस पर भी आपकी डिमांड बढ़ती है कम होती है? यस और नो? अगर मैं बात करूं एज को, टॉडलर्स होंगे, अडल्ट्स होंगे और ओल्ड एज पर्सन होंगे। टॉडलर्स की क्या डिमांड होगी? एज के अकॉर्डिंग ये भी डिमांड इफेक्ट करेगी ना। जो टॉडलर्स होंगे वो उनको टॉयज चाहिए, ठीक है, पीडियाट्रिक प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उन प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड यहाँ पर होगी, ठीक है। पीडियाट्रिक प्रोडक्ट्स हो गए, टॉयज हो गए। अडल्ट्स हैं, हमें घूमना फिरना अच्छा लगेगा, मूवी जाना अच्छा लगेगा, नए नए कपड़े पहनना अच्छा लगता है जो अडल्ट्स हैं, तो उनको उनकी डिमांड उनके अकॉर्डिंगली अलग होगी। ओल्ड पर्सन मेडिसिन्स और छड़ी, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट उनको ज़्यादा होगी, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। समझ रहे हो कि जो पॉपुलेशन है, हम सिर्फ पॉपुलेशन को ही नहीं देख रहे हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम कॉम्पोजिशन की भी बात करें। कॉम्पोजिशन यानी अगर एज के बेसिस पर देखें, जिस एरिया में जहाँ पर टॉडलर्स ज़्यादा है वहाँ पर टॉयज की डिमांड ज़्यादा होगी, पीडियाट्रिक प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड होगी। वहीं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सीनियर सिटीजन या एजेड पर्सन ज़्यादा है तो मेडिसिन, छड़ी या उसके अकॉर्डिंग चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जेंडर। मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग भी डिमांड्स पे इफेक्ट आएगा? यस और नो? क्या एग्जांपल लिया था इसका, याद है? मेल है, कैजुअल्स पहनते हैं, फॉर्मल्स पहनते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, कोई भी इवेंट है, कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं तो बेचारे एक जोड़ी शूज, मालिक एक जोड़ी शूज, उसी में शादी भी निपटा देंगे, उसी में पार्टी भी हो जाएगी, उसी में इंटरव्यू भी हो जाएगा, स्कूल में भी वही पहन लेंगे, जिम में भी वही पहन लेंगे। इतना बढ़िया एग्जाम्पल भूल गए। और गर्ल्स हर ओकेशन के अकॉर्डिंगली हमारे नए नए सैंडल्स होते हैं जिनके अलग शूज होंगे, फॉर्मल्स के हील वाले शूज चाहिए, और शादी डिपेंड करती है। फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ तो मैं फ्लैट पहन के जाऊंगी, मम्मी के साथ जा रही हूँ और मुझे लहंगा पहनना है तो हाई हील चाहिए, अगर पापा के साथ जा रही हूँ तो मुझे फ्लैट में चल जाएगा, अगर मैं फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूँ तो मुझे स्नीकर्स चाहिए। तो डिफरेंट अलग हो गई ना। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो क्या सोचेगा? कभी गए हो शोरूम में, मॉल में भी जाके देखना, जब शूज हम परचेज करने जाते हैं, बॉयज का इतू सा सेक्शन होगा और पूरा जो शॉप है वो कवर्ड किसके लिए? गर्ल्स के लिए, सैंडल्स अलग, और उस पे ऑफर भी इतने बढ़िया, 500 रुपए में ले जाओ, 200 रुपए में ले जाओ। पंजाबी मार्केट गए हो, 100 रुपए में चप्पल, 100 रुपए में चप्पल गर्ल्स की होती है। तो शॉप में जब आप जाके देख रहे हो 500 रुपए में 2, और वहीं बॉयज सिर्फ पता है एक ही खरीदेगा, एक बार ही उसको काट डालो 4000। तो प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर को तो अपना मार्जिन वहां से निकालना ही है, उसको पता है गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, आएंगी कम से कम 400-500 उठा के लेके ही जाएंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग कमा लेंगे, और बॉयज एक ही खरीदेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्जिन लगाना है। तो समझ में आया डिमांड कैसे अफेक्ट करती है, जेंडर वाइज भी और एज वाइज भी।
ये आएगा आपका डेमोग्राफी में। समझ आया फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉन ड्यूरेबल डिमांड्स। देन हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। देखो डेमोग्राफी में इसमें रीड करना के लायक ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, इसलिए मैंने पहले रीड करवा दिया था। डेमोग्राफी का पॉइंट देख लो, दिस इन्वॉल्व्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बोल रहा है वो नथिंग बट वही एज और जेंडर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल, अब जो एक टाइम से ज्यादा बार हम यूज करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं। A consumer can postpone the replacement of durable goods. Whether a consumer will go on using the good for a long time or will replace it depends upon the factors like social status, prestige and blah blah. हाँ, तो देखो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट की, ठीक है। चलो हम यहाँ बात करते हैं आईफोन्स की। अब मानो आप सब लोग मिलेनियर तो हो ही, ठीक है, आईफोन आप लोगों के पास आईफोन 10 लेकर बैठे हो सब, ठीक है, क्या लेकर बैठे हो, आईफोन 10 आप सबके पास है। सोचने में कुछ जा रहा है क्या? इमेजिन करो तुम लोग मिलेनियर हो, ठीक है, अब लॉन्च हुआ आईफोन 11 प्रो मैक्स जो भी है, ठीक है, आपके पास 10 है, लॉन्च हुआ 11 प्रो, क्या ये खरीदोगे? जेन्युइनली आंसर देना जो आपके मन में आ रहा है। सोचो जो आपके पास है वो आईफोन 10 है, 11 लॉन्च हो गया, क्या तुम खरीदोगे? और रिप्लेसमेंट हुआ बुक पढ़ा दी मैडम ने पहले, रिप्लेसमेंट हुआ तो और पैसे हुए तो, बुक पढ़ के बोल रहे हो ना। और अंशी जी आपका क्या विचार होगा? आपके पास आईफोन 10 है, 11 खरीदोगे? खरीद लेंगे मैम। रोहन नहीं खरीदोगे। नीलाश, लक्ष्य नहीं खरीदोगे, क्यों नहीं खरीदोगे? एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाएगा। आईफोन एक्स का लुक बढ़िया है। 10 का, अच्छा हाँ कुछ भी फैक्टर हो सकता है। देखो अब यहाँ पर सुनो बात, आईफोन 10 आपके पास है, 11 आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? कोई बोल रहा है खरीदेंगे, कोई बोल रहा है नहीं खरीदेंगे, लेकिन डिपेंड करता है किस चीज पर? फैक्टर्स पर। अगेन द फैक्टर्स पर। कौन से फैक्टर्स? सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज, इनकम। अब देखो सोशल स्टेटस की हम बात कर रहे हैं, बुक में कहा सोशल स्टेटस है, प्रेस्टीज है, इनकम है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम रिप्लेसमेंट करने का सोचेंगे। 10 से हम 11 पर आ रहे हैं, मींस हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ड्यूरेबल गुड्स है। आप कहीं ऐसे माहौल में रह रहे हैं, ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर 11 लॉन्च होते ही आप जहां कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपका जो फ्रेंड है वो तुरंत 11 लेकर आ गया। आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो, बीइंग अ बिजनेसमैन, आपका जो सोशल स्टेटस है वो इतना हाई फाई है, आपको अपडेटेड रहना जरूरी है, तो आप डेफिनेटली रिप्लेस करोगे। अगर आपके पास अनशंट पैसा मिलने हो तो खरीदने में कोई देर लगाओगे? नहीं लगाओगे। अब मैं मिलियनर हूँ, BMW कार लेकर 1 साल चलाया, फेंक दिया मैंने, उठा के लेना ले जाओ किसी को, ऑडी खरीद ली, क्यों? मेरे पास बहुत पैसा है। तो सोचोगे? अगर बहुत पैसा है तो हम सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, तो डेफिनेटली खरीद लेंगे। 11 आते हैं, पापा मुझे 11 चाहिए, या आप लोग सब CA बन चुके हो, 11 आ गया, छोटे बहन भाई 10 तू रख ले, मैं अपने लिए 11 ला रहा हूं, है ना? पैसा होगा तो हम यही करेंगे। तो रिप्लेसमेंट के लिए भी मैटर करता है। छोटे कि हमारी चीजें नहीं रखते, आईफोन दोगे तो ले लेगा, जरूर ले लेगा। समझ आया ये वाला? देखो सेकंड पॉइंट क्या है? These goods require special facilities. Yes, listen. These goods require special facilities for their use.
अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, जो ड्यूरेबल गुड्स है उसकी डिमांड कब भरेगी, जब उसके लिए स्पेशल यूज के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। तो अब मैं कहूँ कि मेरे पास ऑटोमोबाइल की हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे पास है पता नहीं कैसे खरीदेगा कार है बेटी, ठीक है ये क्या है? अरे ठीक ये है UFO लग रहा है ना। यूएफओ, ये फरारी है, ये फरारी है, ठीक है। मैन हो गया प्लीज। अरे कुछ भी लगा दो उसको तुम। अब ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी लग रही होगी। ना ना अब ये तो आंखें चूहे जैसे लगते हैं। ये आंखें नहीं है। ये बॉटम स्टेयरिंग इस पे वो एयरबैग्स। सीधे आंखें। ये नई नई लॉन्च हुई है, तुम्हें नहीं पता है, हाँ मैं अपनी नई लॉन्च हुई है। मैं एडवर्टीजमेंट कर रही अपनी नई गाड़ी की। हाँ, ये क्या है, फरारी है, ठीक है। और खरीदोगे इस फरारी को? ये फरारी, अब देखो यहाँ पर ये इसका जो ग्राउंड लेवल है कैसा है, मे बी बॉयज को ज्यादा इसकी नॉलेज हो। जो गाड़ियाँ होती है उनका जो ये ग्राउंड लेवल जो हम बोलते हैं वो थोड़ा अबव होता है, लेकिन फरारी है जो महंगी गाड़ी होती है उनका थोड़ा डाउन होता है। और हमारे यहाँ के रोड्स, और ये हमारे यहाँ इंडिया के रोड्स कैसे है भैया, चलने का रास्ता कम है, खड्डे ज्यादा है। तो इस तरह की गाड़ियां इंडिया में चलेंगी नहीं चलेंगी। कहने का मतलब है चलेगी नहीं, ये टूटेगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी तरीके के आप ड्यूरेबल गुड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए स्पेशल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, तभी तो उसकी डिमांड होगी। फरारी डिमांड करेंगे इंडिया में नहीं, जो इतना पैसा लगा के लेके आएगा उस बेचारे का क्या हाल होगा, उसको धक्के देने पड़ेंगे, उसको गाड़ी चलेगी नहीं, है ना। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, एज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आर यूज्ड बाय मोर देन वन पर्सन, द डिसीजन टू परचेज मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स की। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब, चलिए इसमें भी थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं। जॉइंट फैमिली है, कुछ और हो ना हो तो मेरी ड्राइंग तो अच्छी सुधार ही दोगे। जॉइंट फैमिली है, ठीक है। ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये पापा है, ये मम्मी है। अब जॉइंट फैमिली है तो ये अंकल है, ये आंटी है, ठीक है। अब ये इनके बच्चे हैं, ठीक है, तो एक गर्ल एक बॉय गर्ल, ये जॉइंट फैमिली है। रेशिका अच्छी लग रही ड्राइंग, मुझे आर्टिस्ट बन जाना चाहिए, है ना। टीचिंग छोड़ देती हूँ, आर्टिस्ट बन जाती हूँ। ये हमारी जॉइंट फैमिली है। अगर आपको पता हो, कभी सुना हो कि जब जॉइंट फैमिलीज पहले होती थी तो कितने टीवीज होते थे? अभी सबके घर में कितने कितने टीवी हैं सबके घर में? तो मैं पहले की बात कर रही हूँ, हमारे खुद के घर में 4 टीवी है, सबके रूम में सबके टीवी एक एक। पहले जब जॉइंट फैमिली थी सब इकट्ठा रहते थे तो एक टीवी होता था हॉल में, जिसको देखना सब इकट्ठा मिलके वही देखेंगे। लेकिन अब मॉडर्न फैमिली, मॉडर्न ख्याला, सबके रूम में अलग अलग टीवी चाहिए, हम आराम से बेड पे लेटे हुए अपना टीवी देखेंगे। ये हो गई है थॉट। आप पूछना कभी, आपको अगर नहीं पता हो, जब पहले की जनरेशन थी, दादा दादी सब हॉल में टीवी होता था, इवन अड़ोसी पड़ोसी भी आकर बैठकर देखते थे उस टीवी को। तो एक टीवी होता था हार्डली। अब ऑन एन एवरेज देखो, अब इतने लोग हैं, इतने लोगों में एक टीवी था। अब जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर है उसका तो भाई अभी सोचो सबके
सबके घर में एक टीवी, तो कितने परिवार है, कितने घर हैं, सबके सिर्फ एक टीवी। और ये टीवी लगभग मान के चलो 6 से 7 साल तो चलते ही होंगे, 6 से 7 साल तो चलते ही होंगे। तो मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके पास डिमांड कब होगी? 6 to 7 इयर्स के बाद दूसरे टीवी की डिमांड आएगी हर एक परिवार से, हर एक घर से। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रोड्यूसर्स हैं और ये जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमें बिना पता चले ही ये लोग क्या करने लगे, बाय एडवर्टीजमेंट और बाय एनीथिंग, कुछ भी एफर्ट के थ्रू इन न्यूक्लियर फैमिलीज को प्रमोट करने लगे कि भैया इंडिपेंडेंट बनो, थोड़ा सीनियर्स को भी अपनी लाइफ जीने दो। कुछ भी सीरियल्स आए तो क्या हुआ, फैमिली जो है सेपरेट हो गई, न्यूक्लियर बन गई, सेपरेट हो गई। अब इनको अपना एक टीवी चाहिए, एक टीवी इनको चाहिए, एक टीवी इनको चाहिए। तो कितनी टीवी की डिमांड होगी यहाँ से? 3। अब किसी की फैमिली ज्यादा है तो 3 की जगह 4 भी डिमांड होगी। तो इस तरीके से क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। कहने का मतलब है जितने फैमिली में मेंबर्स होंगे उसी के अकॉर्डिंगली डिमांड भी बढ़ती है। समझ आया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिप्लेसमेंट डिमांड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ ड्यूरेबल्स। ग्रेटर द काउंट होल्डिंग ऑफ ड्यूरेबल डिमांड्स, ग्रेटर विल बी द रिप्लेसमेंट डिमांड। कहने का मतलब है अगर जितने लोगों के पास ये ड्यूरेबल गुड्स होंगे वही तो उसको रिप्लेस करने की सोचेंगे। समझ रहे हो? जिसके पास टीवी है, एसी है, फ्रिज है, वही चाहेंगे कि नियर फ्यूचर में मेरा अगर खराब हो गया तो नया लेते हैं। और जिनके पास नहीं है वो तो परचेज करेंगे ही करेंगे। एज अकॉर्डिंगली दिस क्या कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट डिमांड हायर कहाँ पर होगी? जिसके पास पहले से ही ड्यूरेबल गुड्स अवेलेबल है। जिनके पास अवेलेबल है, भैया मैं कूलर यूज कर रही हूँ, मैं एसी यूज कर रही हूँ, फ्रिज यूज कर रही हूँ, नया मॉडल आ गया, आईफोन 10 यूज कर रही थी, फैक्टर्स थे, मेरा स्टेटस है, मैंने चेंज कर लिया। जिनके पास पहले भी नहीं था उनके पास अभी भी नहीं है। समझ रहे हो? आईफोन 10 किसने चेंज किया? 11 किसने खरीदा? जिसके पास 10 था ना, जिसके पास 10 था। और जिसके पास 10 पहले से ही नहीं है उसको ना सोशल स्टेटस का कोई फर्क है, ना उसको प्रेस्टीज का कोई फर्क पड़ रहा है, तो उसने 10 खरीदा ही नहीं। जब 10 ही नहीं खरीदा तो वो 11 क्यों खरीदेगा? समझ रहे हो? तो जो हमारी डिमांड है वो रिप्लेसमेंट कब होगी? जब ऑलरेडी डिमांडेड है। ठीक है, समझे? लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर प्राइस एंड द क्रेडिट फैसिलिटी। यहाँ पर उसने बात की है प्राइस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज की। क्रेडिट फैसिलिटी क्या है? फैक्टर में पढ़ा था, उधार देना या ईएमआई ऑप्शंस देना। ठीक है, प्राइसेस पर भी डिपेंड करता है और हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज पर भी डिपेंड करता है। समझ आया ड्यूरेबल गुड्स का? नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल दोनों। अब हम बात करें प्रोड्यूसर गुड्स की। तो जो भी हमारा बचा हुआ है, जो छोटे मोटे हैं, जैसे इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, है ना, आगे आपके फ्रंट पेजेस पे है। स्कोप क्या है इसका, डिमांड फोरकास्टिंग का, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हार्डली हाफ एन आवर में हो जाएगा। तो कल हम इसको खत्म करके फिर एमसीक्यूज करेंगे जो आपका संडे टेस्ट में प्रोबेबल है। मतलब वही नहीं है, प्रैक्टिस करा दूंगा थोड़े से कुछ आपके। हाँ, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम कल प्रैक्टिस कर लेंगे। तो लास्ट हम पढ़ रहे हैं प्रोड्यूसर गुड्स। क्या हुआ प्रवेशिका? मैं वो पूछ रही थी कि वो ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा, बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स। अब बताओ प्रोड्यूसर गुड्स कौन से हैं? दोबारा बता दो, क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स कौन से हैं? जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आए, जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, जो प्रोड्यूसर के काम आते हैं। इन सिंपल, प्रोड्यूसर उसको काम में लेता है, हम कंजम्पशन के लिए काम में नहीं ले सकते। तो इस तरीके की गुड्स की डिमांड कैसे बढ़ेगी, कम होगी, क्या इफेक्ट आता है, किन किन चीजों का उस गुड्स पर इफेक्ट आता है। बुक देखो, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ यूजर इंडस्ट्रीज, जहां उसको ग्रोथ दिखेगा वो वहां पर
इन्वेस्ट करेगा या उस तरीके के गुड्स बनाएगा। यस, इजी है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉर्म्स ऑफ कंजप्शन, जहां पर प्रोडक्शन कहाँ बढ़ाएगा, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। कंजप्शन यानी कि जो उसका कंजप्शन पार्ट ज्यादा होगा वो वहां प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूटेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लेबर इज लाइकली टू इंक्रीज। देखो इसमें क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूटेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, हो सकता है आगे आपके चैप्टर्स में आएंगे कि किन किन चीजों से हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं लेबर की। समझना ध्यान से, इसको समझ में नहीं आया, लेबर की हम बात कर रहे हैं। वहीं हम एक जगह बात कर रहे हैं मशीन्स की या मशीनरीज की। ठीक है, लेबर की अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसको ज्यादा पे करके रखेगा नहीं, क्या करेगा, मशीन्स की तरफ स्विच कर जाएगा और मशीनरी को यूज करेगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सब्स्टिट्यूटेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी आगे लिखा है देखो, से लेबर, लेबर की बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटेबल सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेबल ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा वो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और क्या क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए लैंड एक लेबर है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर भी अभी को बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज। ये क्या है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एंटरप्रेन्योर, अरे बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, अच्छा इसका मतलब पूछ रहे हो। एंटरप्रेन्योर जैसे बिजनेसमैन आप बोल सकते हो, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या पायनियर जो है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अभी इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके लिए जो अलग बैकग्राउंड से उनको समझाने के लिए। ठीक है, तो लेबर भी हमारे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो ये कैसा है, सब्स्टिट्यूटेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर इसके प्राइस बढ़ गए तो हम मशीनरी पर स्विच कर जाएंगे और इसे यूज करेगा जो प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, हायर द प्रॉफिट मेकिंग प्रोस्पेक्ट्स, ऐसे प्रोस्पेक्ट्स जो हायर प्रॉफिट मेकिंग है तो उस पर ज्यादा ध्यान देगा प्रोड्यूसर। बट कॉमन सी बात है, अभी कोरोना है, कोविड है, तो कौन से हैं जिस पर हायर प्रॉफिट बन सकते हैं, मास्क, सैनिटाइजर्स, है ना, तो इन पर ज्यादा डिमांड डेफिनेटली होगी, तो इनका प्रोडक्शन ज्यादा करेगा प्रोड्यूसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ फर्म्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सेलिंग अ हायर आउटपुट इन फ्यूचर। ऑप्टिमिस्टिक कौन होता है, पॉजिटिव, कि अगर फर्म्स जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग रखती है कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए डिमांड करानी है, तो वो अकॉर्डिंगली उसकी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा करेगी। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए तो क्या होगा, प्रोड्यूसर डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। समझ रहे हो पॉइंट्स? एडवांसेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी जो भी मोड यूज करते हैं प्रोडक्शन के, जो हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी को हम यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि सन 1990 में जो टेक्निक यूज किया जा रहा था वही अगर आप अभी यूज करोगे तो चलेगा नहीं। चेंज जो है बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम आपको चेंज जो है वो अडॉप्ट करना जरूरी है। अगर चेंज अडॉप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। तो इस टाइम पे जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी वो कैसी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, बेकार हो गई है। अब 2020 में क्या है, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो आपको वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, इन्वेस्टमेंट्स अगर लोअर रेट में अवेलेबल हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे, प्रोड्यूसर गुड्स में ज्यादा होंगे तो डिमांड आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी। समझ आए तीनों फैक्टर्स, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और प्रोड्यूसर गुड्स। घर पे जाना, इनको फिर से पढ़ना, जो भी पढ़ाया है बुक्स में आपको समझ आ जाएगा, नहीं आया तो नोट डाउन करके लेकर आना। अभी के लिए कोई डाउट है किसी का? कोई भी डाउट नहीं है पक्का? लक्ष्य समझ आ गया? सो रहे थे आप तो नहीं सो रहे थे? कल क्वेश्चन करूंगी मैं आपसे, ठीक है, कि जो पढ़ा है
हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, कल नहीं आओगे?